को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी। आज आपके साथ सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य निबंध रचना लेकर के आइए पहले हरिशंकर परसाई के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी साहित्यकार को की रचना जानने से पहले हम उसके जीवन को जानते हैं, क्योंकि उसकी रचना पर उसके जीवन का उसके आसपास होने वाली परिस्थितियों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। हरिशंकर परसाई हिंदी में एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। जामनी उनका गांव था। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। अध्यापन कार्य में वो जुट गए, लेकिन ज़्यादा मन उनका अध्यापन में नहीं लगा। 1947 में उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन कला में जुट गए। उनकी प्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1995 में 10 अगस्त को यह महान व्यंग्यकार इस नश्वर संसार से विदा हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं ये विभिन्न बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। इन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है रानी नागफली की कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तट की खोज, निबंध तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। व्यंग्य निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का द्वार। आइए इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो व्यंग्य प्रधान इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार, समस्याओं पर करारे व्यंग्य इन्होंने कसे हैं। इन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा है, बारीकी से उनको महसूस किया है और फिर अपनी रचनाओं में उतारा है। समस्याओं पर गंभीर चिंतन इन्होंने किया है, साथ साथ समाधान देने की कोशिश भी की है। इनके जो व्यंग्य हैं उनकी भाषा जो है शिष्ट है, कभी भी अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। जन जागृति का ये कार्य करते थे। भाषा शैली की अगर मैं बात करूं तो व्यंग्य प्रधान है, चुटीली भाषा का प्रयोग है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द योजना और वाक्य विन्यास दोनों ही सरल जान पड़ते हैं। व्यंग्य विनोद और तीखा शब्द इनकी रचनाओं की विशेषता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सटीक प्रयोग इन्होंने किया है। भाषा में ताजगी और सरसता हमेशा महसूस होती है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने प्रसंग के अनुकूल किया है। आइए सदाचार के ताबीज पर बात कर लेते हैं। इसके निबंध का सार, कथ्य, प्रतिपाद्य या उद्देश्य, जो भी प्रश्न आए उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सार गर्भित रूप में यहाँ आपको बता देती हूँ। व्यंग्य प्रधान रचना है ये। इसमें लेखक ने देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में उसके उन्मूलन के खोखले प्रयासों पर व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक एक ऐसे काल्पनिक राज्य की कहानी कहता है जिसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है। वहाँ राजा के पास अनेक शिकायतें जनता की पहुँचती हैं। एक दिन वो दरबार लगाता है और पूछता है कि प्रजा में इतना हल्ला क्यों मचा है, कि देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। लेकिन जो दरबारी हैं वो हुजूर, जब आपको ही दिखाई नहीं दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, इस प्रकार की बात करते हैं। फिर वो दरबार में ही एक विशेषज्ञों की कमेटी बनती है, जिसे 2 महीने का समय दिया जाता है। 2 महीने के बाद विशेषज्ञों की जांच पूरी हो जाती है और वो दरबार में बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ही सूक्ष्म है, अगोचर है और सभी जगह व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, तो पकड़ कर लाने की कैसे लाया जाए। राजा ने समझा ये गुण तो ईश्वर के होते हैं। फिर पूछा क्या वह भ्रष्टाचार ईश्वर है। विशेषज्ञों ने उत्तर दिया अब तो
भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। तो करारा व्यंग्य इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने किया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि महाराज ने सिंहासन, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि महाराज के सिंहासन पर जो रंग कराया गया था उसके बिल भी जो है वो झूठा है और वहाँ दरबार तक भी भ्रष्टाचार पहुँच चुका है। राजा ने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव पूछे। विशेषज्ञों ने वर्तमान व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा ऐसा बताया कि भ्रष्टाचार के अवसर ही हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। सबसे मूल कारण उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बताया। जब तक ठेकेदारी प्रथा ख़त्म नहीं होगी तब तक ये घूस ऐसा ही चलता रहेगा। राजा ने इस योजना को साथ में रख लिया और आगे सोचते रहने, विचार करते रहने की बात कही। सोचते सोचते राजा बीमार पड़ गया। तब एक दरबारी ने सुझाव दिया कि इस योजना को त्याग दे क्योंकि इसमें बहुत ही उलटफेर करने की ज़रूरत है। दरबारी ने एक ऐसे साधु को खोज लिया है जो सदाचार का ताबीज़ बनाता है। ताबीज़ अगर भुजा पर बांध दिया जाए तो मनुष्य सदाचारी बन जाता है, भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो राजा को ये उपाय है वो बहुत ही पसंद आता है और उसने मंत्री को कह करके उस साधु को बुला लिया जाता है और उसे ठेका दे दिया जाता है सदाचार के ताबीज़ बनाने का। और ऐसा ही नहीं, साथ साथ उसको काम पूरा करने से पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी भी दे दी जाती है। इस प्रकार लाखों की संख्या में ताबीज़ तैयार हो जाते हैं और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर ये ताबीज़ बांध दिया जाता है। अब राजा को लगा कि देखते हैं ये ताबीज़ कितना प्रभाव दिखाता है। तो राजा एक दिन भेष बदल करके 2 तारीख को सरकारी कार्यालय में जाता है और किसी कर्मचारी को 5 रुपये दे करके अपना काम करवाना चाहता है। कर्मचारी उत्तर देता है कि यहाँ घूस लेना पाप है। राजा को वहाँ से चला जाना पड़ता है और बड़ा खुश होता है कि ताबीज़ अपना काम कर रहा है। लेकिन एक दिन फिर राजा के मन में फिर बात आती है। वह एक अन्य कार्यालय में 21 तारीख को जाता है और काम करवाने के लिए 5 रुपये देता है। तत्काल वो 5 रुपये पकड़ लेता है और राजा ने सोचा कि आज वो बाजू पर ताबीज़ नहीं बांधा है। फिर उसकी निगाह जाती कि उसने ताबीज़ बांध रखा है। राजा ने ताबीज़ पर कान रख कर आवाज़ सुनाई दी, अरे आज तो 21 तारीख है, ले लो। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यंग्य कसने की कोशिश यहाँ पर लेखक द्वारा की गई है। शंकर परसाई जी ने भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसके उन्मूलन के उपायों पर भी व्यंग्य कसने की कोशिश की है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का सुझाव भी यहाँ लेखक ने दिया है। भ्रष्टाचार का मूल कारण उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बताया है। साथ साथ उन्होंने कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार लेते ही क्यों हैं। 2 तारीख को उनकी जो जेब है वो भरी होती है, लेकिन 21 तारीख आते आते उनके पास कुछ नहीं होता। तो ये भी सोचनीय विषय है। उनके वेतन वृद्धि के ऊपर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। ईश्वर के माध्यम से भी उन्होंने यानी चारों तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की है। अगर मैं यहाँ ईमानदार बनने का लोग ढकोसला करते हैं उस पर भी करारा व्यंग्य इन्होंने कसा है। और साथ साथ ये भी बताया है कि अगर जो राजा को ही परिस्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही तो उसके चापलूसों को क्या दिखाई देंगी। भाषा शैली की मैं बात करूं तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, चुटीली भाषा है। वाक्य विन्यास बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत चुटीली भाषा का प्रयोग है। प्रसंग के अनुसार उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरों के भी, लोकोक्तियों का भी यथास्थान उन्होंने प्रयोग किया है। छोटे से वीडियो के माध्यम से उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी जो है आप
छोटे से वीडियो के माध्यम से हासिल कर पाए होंगे। धन्यवाद।